नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम साइंस के लाइव सेशन चला रहे हैं और आज का जो सेशन होने वाला है वो रेस्पिरेशन का टॉपिक हमने चूज़ किया है। इसके हम 15 क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कुछ ही देर में हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप बता दीजिए कमेंट करके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन होने वाला है वो रेस्पिरेशन का टॉपिक हमने चूज़ किया है। रेस्पिरेशन के क्वेश्चन हमने करने वाले हैं। और कल परसों हम 2 दिन से डाइजेशन के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आज के लाइव सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, आपको कमेंट करके जल्दी से आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ड्यूरिंग फोर्स एक्सपिरेशन एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स इंक्लूड द। बल के साथ उच्च श्वसन, उच्च श्वसन का मतलब बल के साथ जब हवा को बाहर निकाला जाता है, छोड़ा जाता है, तो उस दौरान कौन सी संकुचन पेशियां सक्रिय रूप से शामिल होती है ना? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी पेशियां शामिल होती है? डायफ्राम की पेशियां, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, या एब्डोमिनल मसल्स, या डायफ्राम एंड इंटेस्टाइनल मसल्स? बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर आपको करना है। गुड आफ्टरनून उमा कुमारी। चलिए फर्स्ट का आंसर आपको करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बल के साथ उच्च शोषण। उच्च शोषण का मतलब कि एक्सपिरेशन, मतलब कि हवा को जब बाहर, रेस्पिरेशन में हवा को बाहर छोड़ा जाता है उसको एक्सपिरेशन बोलते हैं, और हवा को अंदर लेना इंस्पिरेशन बोला जाता है ना। तो बाहर निकाला जाता है तो उस टाइम संकुचन पेशियां कौन सी सक्रिय रूप से शामिल रहती है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं फर्स्ट का आंसर। देखिए एक्सप्रेशन में एक्टिवली जो कौन सी मसल्स काम में ली जाती है, तो एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल जो मसल्स होती है वो एक्टिवली जब बल के साथ उस श्वसन किया जाता है तो एब्डोमिनल पेट की जो पेशियां होती है वो काम में आती है ना। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट का ए नहीं सी होगा, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आपको बताना है, इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, है ना। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? म्यूकस सेल्स, कोलुमिनर सेल्स, ओनली इलास्टिक फाइबर, या इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स? बताइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। पूछा है टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल है ना, लंग्स की स्ट्रक्चर होती है टर्मिनल, है ना। इसमें किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कौन सी कोशिकाएं या फाइबर होती है? म्यूकस सेल्स होती है, कोलुमिनर सेल्स होती है, या ओनली इलास्टिक फाइबर, या इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर? बताइए, सेकंड का आंसर आपको करना है। तो बात करें सेकंड की, तो इसमें क्या होता है? कोल्यूमुलर सेल्स होती है ना, बी कोल्यूमुलर सेल्स होती है। ठीक है, टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल होता है इसमें कोल्यूमुलर सेल्स होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
द एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, O2 और CO2 इन मेमल्स टेक प्लेस। स्तनियों में गैसों का विनिमय जो होता है, O2 अपन अंदर लेते हैं और CO2 अपन बाहर छोड़ते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस कहाँ फाइनली कहाँ पे होती है? ट्रेकिया में होती है, ब्रोंकियल में होती है, ब्रोंकिन में होती है, या ब्रोंक्योल में होती है, या फिर एल्वियोलाई में होती है? बताइए, थर्ड का आंसर आपको करना है। थर्ड का डी बताया उमा कुमारी ने, बिल्कुल सही बता रहे हो। एल्वियोलाई जो होती है फाइनल जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, और फाइनल जो छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है ना, छोटी छोटी क्या होती है? एल्वियोलाई होती है। और ये एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स के संपर्क में होती है, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है ना। CO2 जो होती है वो इधर आ जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाती है ना। तो एल्वियोलाई इज द राइट आंसर। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का आंसर आपको करना है। देर इज अ मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स, है ना। ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी आवरण जो फेफड़ों को आवृत करता है ना, फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, है ना। पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम, या फिर ड्यूरामीटर? बताइए। जो फेफड़ों को कवर करती है ना, जो हमारे लंग्स है इसके ऊपर एक लेयर होती है जो इसको कवर करती है, उसका नाम पूछा है। फोर्थ का आंसर आपको करना है। बताइए। बजरंग फोर्थ का बी बता रहे हैं, कुमार कुमारी ने ए बताया। चलिए, फोर्थ का आंसर देखते हैं। फेफड़ों को आवृत करने वाली जो लेयर होती है वो प्लूरा होती है। क्या होती है? प्लूरा होती है। पेरिटोनियम तो एब्डोमिनल जो होती है, एब्डोमिनल एरिया को कवर करती है ना। पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर होती है ना, पेरिकार्डियम। कार्डियो वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है। ड्यूरामीटर तो किसमें होती है? ब्रेन में होती है। ब्रेन की 3 कवरिंग होती है ना, पायामीटर, है ना, मैंने बताया था आपको, हिंट भी PAD, पेड होता है ना। पायामीटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामीटर, है ना। जो पास में होती है वो पायामीटर, जो दूर होती है वो ड्यूरामीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिफ्थ का आंसर आपको करना है। बताइए। स्तनियों में डायफ्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? डायफ्राम का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पूछा है। शरीर को कोशों में विभाजित करना, फेफड़ों की सुरक्षा करना, श्वसन में सहायता करना, या फेफड़ों के विमोचन एवं संकुचन में हेल्प करना, है ना। चलिए बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। जल्दी से कमेंट करते जाइए। तुलसाराम पटेल, हेलो। बजरंग ने फिफ्थ का सी बताया। उमा कुमारी ने फिफ्थ का बी बताया। तुलसाराम पटेल ने डी बताया। बजरंग सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। फेफड़ों से, चलिए, फेफड़ों का अपने यहाँ पे पूछा है जो डायफ्राम है उसका प्राइम टास्क पूछा है। डायफ्राम का जो प्राइम टास्क वो फेफड़ों के विमोचन और संकुचन में हेल्प करना है ना। श्वसन तो हो जाता है ना, वो एक सेकेंडरी टास्क है, बट प्राइमरी अगर पूछे तो क्या है? फेफड़ों के विमोचन, संकुचन और कॉन्ट्रेक्शन और लीजन जो हो रहा है वो उसमें हेल्प करता है ना। और
ए ऑप्शन शरीर को कोशों में विभाजित करना, नहीं ये नहीं। प्रोटेक्ट लंग्स को प्रोटेक्शन का काम तो क्या प्लूरा जो लेयर होती है वो प्रोटेक्शन कर रही है। रिब्स है ना, वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, श्वास नली को निम्न में से कौन चिपकने से रोकता है ना। श्वास नली जो होती है हमारी, उसको कोलेप्स होने से कौन रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलेप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया को चिपकने से कौन रोकता है। मसल्स, डायफ्राम, रिब्स या कार्टिलेजिनस रिंग्स, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 6 का आंसर आपको करना। डी ऑप्शन की हिंदी और इंग्लिश डिफरेंट है, बजरंग ने लिखा है। कौन से क्वेश्चन के लिख रहे, फिफ्थ के लिए लिखा है शायद। एक मिनट वापस देख लेता हूँ। टू एड इन वेंटिलेशन, फेफड़ों के, हाँ यहाँ पे फेफड़ों के विमोचन और संकुचन में सहायता करना, सहायता करना, है ना। ये थोड़ा सा ऐड हो जाएगा इसमें। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 6 का बताइए आंसर। उमा कुमारी ने डी बताया 6 का। श्वास नली में विद्यमान सी आकार के छल्ले, ठीक है। बजरंग सर, ठीक है, हाँ 5th का हो गया। 6 का बताइए। चलिए बिल्कुल सही बताया। सांस नली जो हमारे ट्रेकिया होती है, इसमें क्या होता है, सी आकार के छल्ले होते हैं, कार्टिलेजिनस छल्ले होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो सांस नली है वो पाइप है ना, तो उसमें ऐसे छल्ले होते हैं ताकि वो पिचके नहीं, है ना, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 7 का आंसर आपको करना है, बताइए। फेफड़ों में असंख्य एवं अत्यंत सक्रिय नलिकाएं कौन सी होती है ना। फेफड़ों में असंख्य सक्रिय और असंख्य नलिकाएं कौन सी होती है। हाइलम होती है या फिर ब्रोंकस, एल्वियोलाई या ब्रोंक्यूल्स, बताइए। 7 का आंसर आपको करना। 7 का डी बताया है उमा कुमारी ने। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। तुलसाराम पटेल ने डी बताया, बजरंग भी डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारे लंग्स होते हैं, ये ट्रेकिया वाला पार्ट होता है। ट्रेकिया वाला पार्ट आगे जाके फिर ये डिवाइड हो जाता है, जो आगे राइट और लेफ्ट लंग में जाता है ना, ये वाला जैसे एक लंग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर ये वापस डिवाइड हो जाता है तो ये बन जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। वापस से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये टर्शरी। फिर ये पतली सी नलिकाएं होती है, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स के यहाँ पर ही छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है गोलाकार, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई, है ना। फाइनली जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई में होता है, लेकिन ये तो राउंड शेप में होती है ना। बट नलिका पूछी है तो सबसे छोटी जो नलिका कौन सी होती है, ब्रोंक्यूल्स होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 8th का आंसर आपको देना है।
बताइए, थायराइड इज कार्टिलेजिनस प्लेट इन, है ना, थायराइड जो है उपास्थल प्लेट है वो कहाँ पे पाई जाती है? स्कल ऑफ रेबिट, लेरिंग्स ऑफ रेबिट, वर्टिब्री ऑफ रेबिट या स्टर्नम ऑफ रेबिट? एट्थ का आंसर आपको करना है। एट का आंसर आपको बताना है। थायराइड इज ए कार्टिलेजिनस प्लेट इन, है ना, थायराइड उपास्थल प्लेट होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? उमा कुमारी एट का बी बता रहे, लेरिंग्स ऑफ रेबिट्स। चलिए देखते हैं, इसका इसका सही आंसर बिल्कुल सही बताया उमा कुमारी ने, लेरिंग्स ऑफ रेबिट, है ना, जो गले में हमारे साउंड बॉक्स होता है, लेरिंग्स जो होता है ना, वहां पर एक कार्टिलेजिनस प्लेट होती है, इसको बोलते हैं थायराइड, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तुलसाराम ने भी बी बताया, बिल्कुल सही है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ का आंसर आपको देना है, बताइए। खरगोश में डायफ्राम क्या है? द डायफ्राम इन रेबिट इज, है ना, इंसाइजर व प्रीमोलर दांत के बीच के खाली स्थान, या मस्तिष्क को आवृत व सुरक्षित करने वाली झिल्ली, या फिर बाह्य ऑडिटरी मीटर्स व एवं कर्ण पटह के मध्य की झिल्ली, या फिर पेशीय पट्टी का विभाजन जो कि वक्षीय गुहा एवं उदरी गुहा को पृथक करता है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने बता रखा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल सही बताया तुलसीराम आपने। चलिए, नाइन्थ का आंसर आपको करना है। जल्दी से कमेंट करते जाइए। नाइन्थ का डी बता रहे हैं उमा कुमारी। उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, शायद आपको हिंदी वाला दिख नहीं रहा होगा। लीजिए, आई थिंक अब दिख रहा होगा। बताइए। चलिए, उमा कुमारी ने डी बताया, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। तुलसाराम ने भी डी बताया, बिल्कुल सही है। चलिए वेरी गुड। खरगोश में जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है? डायफ्राम जो होता है वो पेशीय पट्टी का विभाजन होता है जो वक्षीय गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। थोरेसिक कैविटी यानी ऊपर वाली जो कैविटी, यहाँ पे डायफ्राम है तो ये वाली थोरेसिक कैविटी और उदरी कैविटी को अलग करता है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तो क्या होता है? डायस्टमा होता है, डायस्टमा वाली कंडीशन होती है, ठीक है, जो प्योर हर्बीवोरस होते हैं उसमें होती है, ठीक है। और मस्तिष्क को आवृत करने वाली झिल्लियां तो मैंने अभी बताई थी आपको, पीएडी होता है ना, पायामीटर, पायामीटर, एरेक्नोइड और ड्यूरामीटर, तीन लेयर्स होती है। जो पास में होती है ब्रेन के वो पायामीटर, जो दूर होती है वो ड्यूरामीटर, बीच में जो होती है एरेक्नोइड होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंथ का आंसर आपको बताना है। श्वसन उपकरण के लिए गलत जोड़े को पहचानिए ना, इसमें से कौन सा जो पेयर है वो रॉन्ग है, वो आपको चूज करना है। बताइए, 10 का आंसर आपको बताना है। फर्स्ट देखिए, इंसेक्ट, ट्रेकियोल्स, कीट जो है ट्रेकियोल्स, श्वसन उपकरण, एक तरफ तो ऑर्गेनिज्म का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ अपरेटस दे रखे हैं ना, रेस्पिरेटरी अपरेटस दे रखे हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन रॉन्ग है? मैंने हमेशा कहा है इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वहाँ पे रॉन्ग वाला पूछा है या राइट वाला पूछा है, पहले इसको आपको आप गोला कर दीजिए, कुछ भी टिक कर दीजिए ताकि आपको गलती ना हो, है ना। श्वसन उपकरण के लिए गलत जोड़े को, गलत वाला आपको आइडेंटिफाई करना है ना। चलिए, इंसेक्ट, ट्रेक्योल्स,
एम्फीबियंस स्किन एंड लंग्स, स्टारफिश डर्मल ब्रोंक्यूल, क्रस्टेशियन लंग्स, बताइए। चलिए स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक अब विजिबल होगा अच्छे से, बताइए। 10th का डी बता रहे तुलसीराम, उमा कुमारी ने भी डी बताया। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखा इंसेक्ट, इंसेक्ट में ट्रेक्यूल बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए एम्फीबिया जो होता है स्किन के थ्रू भी करते हैं और लंग्स के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। स्टारफिश डर्मल ब्रोंक्यूल से करते हैं, बट क्रस्टेशिया जो होते हैं वो लंग्स नहीं, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। डी वाला जो ऑप्शन होगा ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। मोस्ट ऑफ ने आपने क्या बताया? डी ही बताया। चलिए है ना। क्रस्टेशिया में क्या होता है, गिल्स होते हैं, है ना, गिल्स के थ्रू करते हैं प्राइमरी, ठीक है। बुक लंग्स भी होते हैं, बुक लंग्स कुछ जो होते हैं उनमें बुक लंग्स, है ना, बट मोस्टली जो होता है गिल्स के थ्रू करते हैं, तो ये वाला जो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 11 की तरफ बढ़ते हैं, बताइए। 11 का आंसर आपको बताना, हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। हीमोसाइनिन जैसे अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही हीमोसाइनिन जो पिगमेंट होता है वो किस में होता है? कोरेटा में होता है, एनेलिडा में होता है, मोलस्का में होगा, या फिर इकाइनोडर्मेटा में होगा, बताइए। 11 का आंसर आपको करना है। मनु वर्मा ने बी बताया, नहीं मनु, इसका डी होगा 10th का। चलिए 11 का आंसर बताना आपको। 11 का सी बताया है उमा कुमारी ने। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। बिल्कुल सही जवाब है ना, मोलस्का इज द करेक्ट आंसर। मोलस्का में क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है ना, हीमोसाइनिन होता है ना। साइनिन, इनका ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होगा, है ना, ध्यान रखिए। साइनिन में ब्लू कलर आएगा, और ग्लोबिन में कैसा आता है? हीमोग्लोबिन अपने में होता है तो रेड कलर ब्लड का हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12th का आंसर आपको देना है। What are the function that are performed by the nasal cavity when air passes through it, है ना। आपको बताना है, जब हवा नासिका से निकलती है, हवा जब नासिका से निकलती है तब नासिका द्वारा किया गया कार्य, है ना, नासिका द्वारा किया गया क्या होता है? हवा जब नासिका के थ्रू आती है तो उसमें क्या हो जाता है? एयर इज वार्म, हवा को गर्म किया जाता है, हवा को नम किया जाता है, हवा को छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी, बताइए। 12th का आंसर आपको करना है। मोलस्का में कॉपर आयरन की उपस्थिति के कारण, बिल्कुल सही बता रहे हो
हाँ, चलिए वेरी गुड। ट्वेल्थ का आंसर आपको करना है, बताइए। उमा कुमारी ट्वेल्थ का डी बता रहे हैं। तुलसाराम पटेल ने बी बताया। चलिए देखते हैं। देखिए, एयर जब नासिका से निकलती है, नासिका से गुजरती है, तो क्या किया जाता है, हवा गर्म हो जाती है, ह्यूमिफाइड भी हो जाती है और फिल्टर भी हो जाती है ना, सारे काम होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सारे काम होते हैं, ठीक है। चलिए 13 का आंसर आप बताइए। स्तनियों में ट्रेकियल उपास्थल छल्ले होते हैं ना, स्तनियों में जो ट्रेकिया में उपास्थल छल्ले होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्लीट रिंग्स होते हैं, इनकम्प्लीट होती है, या इनकम्प्लीट डोर्सली होते हैं, या इनकम्प्लीट लेटरल होते हैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बताइए, 13 का आंसर आपको करना है। थर्टीन का बी बताया उमा कुमारी ने। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पूछ लिए आपसे, एक तो इनकम्प्लीट और कंप्लीट, ये वाला आपको ध्यान होना चाहिए, और एक डोर्सल और लेटरल वाला कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया है। तो डोर्सल, आपको अगर डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फिश का एग्जांपल लेके देख लेते हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये फिश है, ठीक है, फिश की जो अपर बॉडी है ना, ये वाली, ये इस साइड को बोलेंगे डोर्सल साइड, क्या बोलेंगे, डोर्सल साइड, ठीक है। और इस वाली जो साइड होगी उसको लेटरल साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटरल साइड, है ना। और ये जो सामने वाली, जो ये वाली साइड है ना, इसको बोलेंगे लेटरल साइड, क्या बोलेंगे, लेटर, मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट सॉरी। ये नीचे वाली जो साइड होगी उसको बोलेंगे वेंट्रल साइड, क्या बोलेंगे, वेंट्रल साइड, है ना। और ये सामने वाली जो दिख रही है ना, ये वाली साइड, इसको बोलेंगे लेटरल साइड, ठीक है। और इसके पीछे भी लेटरल होगी, ये भी लेटरल होगी, और सामने ये फ्रंट साइड है ना, और ये बैक साइड लास्ट, है ना। तो इसको फ्रंट को और क्या बोलते हैं, एंटीरियर साइड भी बोलते हैं, एंटीरियर, है ना, और इसको पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, तो मेरे जो पीछे वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या होगा, डोर्सल साइड, और आगे वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा, वेंट्रल साइड, है ना। और इधर वाला जो हिस्सा होगा वो लेटरल साइड होगा, है ना, ये दोनों लेटरल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आपको बताना, जैसे कि मेरे यहाँ पे ट्रेकिया है, ठीक है, और ट्रेकिया में क्या है, सी आकार के छल्ले हैं, ताकि जो ट्रेकिया पिचके नहीं, है ना। तो वो कैसे होते हैं, आगे वो छल्ले ऐसे होंगे, सी आकार के छल्ले ये ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, ये ट्रेकिया, और सी आकार के छल्ले ऐसे, मतलब पीछे की तरफ खुले हुए हैं, देखो इधर की तरफ पूरा खुले हुए हैं, मतलब आगे से तो बने हुए और पीछे खुले हुए हैं, तो इनकम्प्लीट, इधर तो कंप्लीट है पर इनकम्प्लीट किधर है, डोर्सल साइड। तो इनकम्प्लीट है डोर्सली, ठीक है, इनकम डोर्सल साइड पीछे की तरफ, मतलब यहाँ इधर की साइड जो है वो इनकम्प्लीट है, आगे तो कंप्लीट है ना, तो इनकम्प्लीट डोर्सली, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए 14 का आंसर आपको करना है।
शशक में, खरगोश में कौन सी निम्न रचनाओं द्वारा फेफड़ों की श्वसन सतह बढ़ जाती है ना? कौन सी रचनाओं के द्वारा श्वसन की सतह बढ़ जाती है, बताइए। एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट, एट्रियम या फिर ब्रोंक्यूल्स, बताइए। तुलसाराम ने सी बताया था, बिल्कुल सही बताया था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 14 का आंसर आपको बताना है। रेबिट में कौन सी, शशक मतलब रेबिट है ना, रेबिट में कौन सी निम्न रचनाओं द्वारा फेफड़ों की श्वसन सतह बढ़ जाती है? ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिससे क्या फेफड़ों की सतह जो है बढ़ जाती है? एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट, एट्रियम या ब्रोंक्यूल्स, बताइए। 14 का बी बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है रेबिट में कौन सी रचना है जिससे श्वसन की सतह, श्वसन की मतलब फाइनली जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसकी सतह बढ़ रही है। तो अपने को पता है रेस्पिरेशन जो फाइनली लंग्स में होता है वो कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई जो होती है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, उसी को तो रेस्पिरेशन अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो एल्वियोलाई है ये क्या करती है? ये रेस्पिरेशन की सरफेस बढ़ा देती है ना। जैसे देखिए नेचर ने क्या इनको राउंड शेप में बनाया, ठीक है। जब भी क्या होता है कि बहुत सारी बॉडी में ऐसी स्ट्रक्चर है उनको क्या फोल्डिंग्स या में बना देती है बॉडी, जैसे कि अपने ब्रेन में भी फोल्डिंग्स होती है ना, हल्काई और गहराई होती है, ठीक है, ताकि वो कम एरिया में ज़्यादा जगह घेर सके, है ना। जैसे अपने छोटी जो आंत होती है उसमें भी वो क्या होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, फोल्डिंग्स होती है। तो यहाँ पे भी ये फोल्डिंग्स एक तरीके से है ना, ये राउंड शेप में हो गई, तो इससे क्या हो रहा है, सरफेस, ये इनकी जो सरफेस है वो बढ़ गई है ना। तो ये किसकी वजह से? एल्वियोलाई की वजह से रेस्पिरेशन की सरफेस बढ़ जाती है, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज फाइनली जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है ना। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, जल्दी से बताइए। सीलिया ऑफ ट्रेकिया ट्रांसवर्स, श्वास नली के सीलिया क्या ट्रांसफर करते हैं, है ना? म्यूकस इनटू फेरिंग्स, म्यूकस इनटू लंग्स, एयर इनटू लंग्स या एयर इनटू फेरिंग्स। श्वास नली के सीलिया क्या ट्रांसफर करते हैं? म्यूकस को ग्रसनी में, म्यूकस को फेफड़ों में, वायु को फेफड़ों में, सॉरी, या फिर वायु को ग्रसनी में, बताइए। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल सही बताया तुलसाराम आपने। 14 का, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। श्वास नली के सीलिया क्या ट्रांसफर करते हैं? चलिए देखते हैं इसका आंसर। श्वास नली के जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं? म्यूकस को ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे? फेरिंग्स के वाले भाग में, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के सेशन के सारे क्वेश्चन हमने करवा लिए। अब कल का सेशन जो रहने वाला है वो भी, यानी कि जो नेक्स्ट सेशन, कल तो संडे है, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तब रेस्पिरेशन का पार्ट 2 होगा, है ना। तो रेस्पिरेशन को आप अच्छे से पढ़ लें, पार्ट 2 हम लेके आएंगे, ठीक है। पार्ट 2 आने वाला है ना, नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 हम लेके आएंगे। और सेशन कैसा लगा आज का आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। और कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। 15 का डी बताया उमा कुमारी ने, तुलसाराम ने बी बताया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए जल्दी से बताइए सेशन कैसा लगा और कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं।
नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, राकेश ने ए बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए, नेक्स्ट जो सेशन रहने वाला है वो भी रेस्पिरेशन पे रहेगा, तो आप रेस्पिरेशन को अच्छे से पढ़ के आएँ और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। तो नेक्स्ट सेशन जब भी रहेगा। चलिए, सेशन कैसा लगा आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। कंटिन्यूशन में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस लगातार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना। और क्वेश्चन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, थ्योरी के साथ में आपको पैरेलल क्वेश्चन भी करने हैं, ताकि आप अपने आप को इवेल्यूएट कर पाए। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और वापस से उसको रिवाइज करना, और वापस से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तैयारी में यही साइकिल आपको बराबर बराबर आपको चलाना है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, और मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद। 9 करेक्ट हुए उमा कुमारी के, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। चलिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।